हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो हमारे 75 दिन हार्ड चैलेंज का आज डे नंबर 13 है। यानी हम 13वें दिन पे पटवार सीरीज के लिए जो 75 दिन हार्ड चैलेंज चलाया था उसमें 13वें दिन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने 12 दिन तक राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन किए हैं। आज हम देखते हैं कुछ राजस्थान जीके जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आरपीएससी से और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो हम पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि सिमुद्रा एवं कोड्डा ग्रंथ किस संप्रदाय से उपस्थित है, यानी किस उपदेश से, सॉरी, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं सिमुद्रा, एक तो पूछ रहा है सिमुद्रा, यानी ये आपको जो ग्रंथ दे रखे हैं ना उनके बारे में ये पूछ रहा है। सिमुद्रा, सिमुद्रा व कोड्डा जो दो ग्रंथ है, ठीक है, ये दो ग्रंथ है ना, ये किस उपदेश या किस संप्रदाय से ठीक है, यानी आपको ये आरपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आर्ट एंड कल्चर में हमारे दे रखा है जो लोक देवी देवताओं वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो हमारे तो लोक देवी देवता हैं उनके बारे में वो टॉपिक है। दूसरा ये जो हमारे धार्मिक व्यक्तित्व है उनके बारे में है। ठीक है, यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे जो दशनाथ जी संप्रदाय है ना उससे ये क्या है सिमुद्रा और कोड्डा क्या है दशनाथ जी संप्रदाय से है। यानी आपसे एग्जामिनर ये पूछे ना कि कोड्डा वो है सिमुद्रा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको बता देना है किससे है, दशनाथ जी संप्रदाय से, यानी दशनाथ जी संप्रदाय से, यानी जसनाथ जी संप्रदाय से कौन सा है सिमुद्रा और कोड्डा जो है ना वो जसनाथ जी संप्रदाय से है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है जसनाथ जी संप्रदाय से कौन सा है सिमुद्रा और कोड्डा। अब आपको एग्जामिनर जसनाथ जी संप्रदाय के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना वो हम बताते हैं। यानी जसनाथ जी संप्रदाय की जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना, यानी जसनाथ जी संप्रदाय की बात करते हैं हम, यानी जसनाथ जी संप्रदाय की यानी जसनाथ जी संप्रदाय की जो मुख्य मुख्य बातें उनकी बात करें ना, यानी जसनाथ जी संप्रदाय की मुख्य मुख्य बातों की बात करें तो आपको पता है जसनाथ जी संप्रदाय का जन्म, जसनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ होता है, यानी जसनाथ जी का जन्म कहाँ होता है तो डाबला, डाबला नाम का एक तालाब होता है वहां पे क्या है डाबला तालाब, यानी जसनाथ जी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। यानी सिमुद्रा और कोटा किसके संप्रदाय के जो जो उपदेश है, तो आपको पता है जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश है। अब जसनाथ जी संप्रदाय की बात करें तो जसनाथ जी के बारे में बात करते हैं। जसनाथ जी का जन्म होता है डाबला तालाब हेसरा, यानी डाबला तालाब हेसरा गांव लूनकनसर में पड़ता है। यानी लूनकनसर क्या लगती है वहां पे, यानी लूनकनसर वहां पे क्या लगती है तहसील लगती है, यानी लूनकनसर क्या लगती है वहां पे, लूनकनसर क्या लगती है वहां पे तहसील, यानी लूनकनसर क्या है वहां की तहसील होती। ठीक है, यानी लूनकनसर लूणकरणसर एरासर गांव पड़ता है लूणकरणसर में जहां जसनाथ जी महाराज का जन्म होता है। ठीक है, हम राजस्थान जीके स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिदम नहीं बन रहा है उनके आधार से देखिए। राजस्थान जसनाथ जी संप्रदाय समुद्र और कोटा में समुद्र और कोटा में प्रश्न में दे रखा था जिसमें जसनाथ जी संप्रदाय की बात करें डाबला और तालाब में, डाबला तालाब में जसनाथ जी संप्रदाय जो जसनाथ जी महाराज है उनका क्या होता है हिरासर गांव लूणकर से तहसील बीकानेर जिले में पड़ता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है उनका जन्म होता है। ठीक है, और अब बात करें कौन सी भक्ति के थे, यानी निर्गुण भक्ति के, यानी निर्गुण भक्ति के निर्गुण भक्ति वाले संत, यानी निर्गुण भक्ति वाले क्या थे संत। ठीक है, आगे बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, इनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु के नाम की बात करें ना, गुरु का नाम जसनाथ जी के गुरु का नाम आपसे पूछे ना तो आपको बता देना गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। ठीक है, यानी संत संप्रदाय से आपका टॉपिक है उसमें से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
100% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 100% क्वेश्चन पूछने के आधार पर मैं बताता हूँ, गुरु का नाम बता देता हूँ। गोरखनाथ जी क्या है, जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या होता है, गोरखनाथ जी है, ठीक है। यानी गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। अब जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी, आपको पता है, यानी जीवित समाधि लेने वाले कौन थे, जसनाथ जी थे, ठीक है। जसनाथ जी ने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। वो कहाँ पे ली थी, यानी जीवित समाधि जसनाथ जी ने कहाँ पे लिखी थी, ली थी, तो 1506 में ली थी, 1506 ईस्वी में ली थी, यानी कत्रियासर में, यानी कत्रियासर में, कत्रियासर में लेते हैं। कहाँ पे, कत्रियासर कहाँ पे पड़ता है, तो डूंगरगढ़ तहसील में, डूंगरगढ़ तहसील, जिला बीकानेर, यानी बीकानेर जिले के जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी महाराज ने। जसनाथ जी महाराज के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म का होता है डाबला तालाब, हरेसर गांव, नौनकसर तहसील, बीकानेर जिला, ठीक है। अब बीकानेर जिले में जीवित समाधि किसने ली थी, और कत्रियासर, कत्रियासर में कहाँ पे जीवित समाधि ली थी। अब मुख्य धाम की बात करें ना, यानी जसनाथ जी महाराज की मुख्य धाम क्या पे है, तो मुख्य धाम कहाँ पे है, कत्रियासर में, यानी मुख्य धाम कहाँ पे है, कत्रियासर में। यानी जसनाथ जी महाराज के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। आपको गोरख गुरु का नाम पूछे तो गोरखनाथ जी बता देना है। आपको अगर उनकी समाधि स्थल पूछे तो कत्रियासर गांव जो कहाँ पे पड़ता है, डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है। उनकी मुख्य धाम कहाँ पे है, कत्रियासर गांव में, ठीक है। सिमुंदड़ा और कोडा उनका क्या एक है, दो ग्रंथ है। अब जसनाथ जी महाराज के शिष्य की बात करें ना, तो पालो जी, शिरो जी, सूरजो जी और माल जी, ठीक है। और इनके जसनाथ जी संप्रदाय के कितने कितने नियम है, जसनाथ जी संप्रदाय के नियम, आपको बिश्नोई संप्रदाय के नियम, चरणदास जी संप्रदाय के नियम, उनकी बात करते हैं, ठीक है। यानी जसनाथ जी संप्रदाय के नियम, आपको नियम याद रखने के लिए ना तीनों को मैं आपको एक साथ करा देता हूँ। यानी जसनाथ जी के, जसनाथ जी संप्रदाय के, अब जसनाथ जी के करा रहा हूँ, बिश्नोई जी के, और बिश्नोई जी, चरणदास जी, आपको तीनों को एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। यह जसनाथ जी संप्रदाय, आपको याद रखना है कि तीनों के क्या है, ये एक साथ नियम है, ठीक है। यानी इन्होंने कितने नियम दिए थे, यह नियम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय क्या आपको पता है कितने नियम थे, तो 36 जसनाथ जी, और इनके कितने थे, 36। बिश्नोई बिश्नोई जी संप्रदाय कितने थे, 36, 29, 42, ठीक है। यानी आपको क्या याद रखना है, जसनाथ जी संप्रदाय कितने नियम थे, तो जसनाथ जी के 36 नियम थे, 29 नियम किसके थे, तो बिश्नोई संप्रदाय के। चरणदास जी संप्रदाय कितने थे, 42 नियम थे। यह आपको नियम याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मिलान करा सकता है, इस प्रकार आपको इस प्रकार मिलान करा सकता है। आपको अगर ऐसे मिला है कि इसको एक में, ये इसमें, आपको एग्जामिनर किसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी के अनुसार दे, ऊपर नीचे किसी पे हो, तो आपको याद रखना है जसनाथ जी संप्रदाय के 36 नियम थे, 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय के थे, और चरणदास जी के नियम कितने थे, वो आपको याद रखना कितने थे। जसनाथ जी संप्रदाय के बारे में और बात करें ना, जसनाथ जी संप्रदाय के बारे में और हम डिटेल से बात करें, तो जसनाथ जी संप्रदाय की बात और डिटेल से करें ना, तो अग्नि नृत्य से कौन संबंधित है, अग्नि नृत्य से, अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, तो जसनाथ जी संप्रदाय से है। यानी अग्नि नृत्य की बात करें ना, अग्नि नृत्य किसे है, जसनाथ जी से, यानी अग्नि नृत्य भी किसी है, जसनाथ जी से। और जो अग्नि नृत्य का मतलब क्या होता है, कि आग के ऊपर जो नाचने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, अग्नि नृत्य कहाँ के है, जसनाथ जी से है। जो जसनाथ जी संप्रदाय से कौन से है, अग्नि नृत्य, ठीक है। एकदम बार बार क्यों सुना रहा है कि अग्नि नृत्य किससे है, जसनाथ जी संप्रदाय से है, ठीक है। उनके भगत है ना जो अग्नि नृत्य के, जो जिसमें मान लीजिए जुम्मा वगैरह लगाया जाता है, उसमें क्या करते हैं, अग्नि के ऊपर, यानी अंगारों के ऊपर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अंगारों का नृत्य किसके बारे में बात करता है, जसनाथ जी संप्रदाय से, ठीक है। तो आपको जसनाथ जी संप्रदाय की जो मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम में आती है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। यानी एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग किसे कहां पे, ये याद रखो पहले तो। यानी पहले मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है, जोधपुर में, ठीक है। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है, जोधपुर में। याद मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे तो मुझे लगता है जहां तक होता आपसे ये पूछ रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है, तो जोधपुर में, ठीक है। अब इसकी निर्माण की बात करें ना, तो इसका निर्माण कराया था राव जोधा ने।
ये राव जोधा के द्वारा निर्माण कराया हुआ है, यानी राव जोधा के द्वारा निर्माण कराया हुआ दुर्ग है, ठीक है। यानी निर्माण इसने किसने किसने कराया था, राव जोधा ने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। अब इसकी बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक क्या मिली है, जीवित समाधि दी गई है। यानी पहले जो किले या गढ़ बनते थे उनको क्या करते थे, एक नींव में क्या देते थे, जीवित समाधि दिया करते थे। अब जीवित समाधि है ना, वो किसकी दी हुई है, तो राजा नामक एक जीवित व्यक्ति दिया गया है, ठीक है। यानी राजा नामक क्या है, जीवित व्यक्ति था, उसकी क्या मिली है, वहां पे नींव के अंदर क्या दिलाई गई है, समाधि दिलाई गई है, ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, जोधपुर में है। किसने बनाया था, राव जोधा ने। और राव जोधा ने जो जीवित समाधि के व्यक्ति को नींव में दिया था वो कौन है, राजिया नामक एक जीवित समाधि व्यक्ति की गिराई गई, ठीक है। यानी जो रूडियल किपलिन है, यानी रूडियार्ड, अब बात करें इसकी, रूडियार्ड किपलिंग, यानी जो रूडियार्ड किपलिंग है, उसने उसने इसे क्या बताया गया है कि ये देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, यानी देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, यानी देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यानी देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि आपको जाहिर सा पता है कि उसने इसलिए तारीफ की थी क्योंकि ऐसा किला आदमियों बनाने के लिए क्या है, असंभव है, ठीक है। यानी असंभव है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसको दूसरा नाम भी, मेहरानगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि किला भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि किला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी गढ़ चिंतामणि भी किला कहा जाता है। आगे हम बात करें, यानी आपको मेहरानगढ़ दुर्ग की आज बात यही रखनी है कि यह स्थित है, जोधपुर में स्थित है, किसके द्वारा चुनाया हुआ है, राव जोधा के नाम। ये मेहरानगढ़ किला वही किला है जिसमें करनी माता ने यहाँ पे क्या लिखी, करनी माता ने यहाँ क्या रखी थी, नींव रखी थी, ठीक है। और राजा नामक व्यक्ति की यहाँ पे, जो राजा नामक व्यक्ति था उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे उसकी क्या नींव में जीवित समाधि लगाई गई थी, जहाँ पे जीवित बलि दिए जाते, वो कुछ भी मान लो। और रूडियार्ड किपलिंग ने इसकी क्या की तुलना की है, यानी देवताओं और प्रियों द्वारा बनने वाला किला है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आदमियों के द्वारा तो बनाना क्या है, असंभव है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे पिछले वाले, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, यानी मामा भांजा की छतरी, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूँ। आपको क्या पूछ रहा है, मामा भांजा, यानी मामा भांजा की छतरी, आपको ज्यादा नहीं करना है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ किले में। यानी मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ किले में, जो किससे 10 खंभों से बनी हुई छतरी, यानी 10 खंभों से बनी हुई छतरी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ किले में। मामा भांजे की छतरी कौन सी है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है, जोधपुर में, वहां पे 10 खंभों की छतरी बनी हुई। मेहरानगढ़ दुर्ग के पास आप बता दो चौखेला तालाब कहाँ, चौखेला महल कहाँ पे है, चौखेला महल, यानी चौखेला महल कहाँ पे है, वो भी मेहरानगढ़ में है। यानी मेहरानगढ़ किले में चौखेला महल भी है, ठीक है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ किले में, जो 10 खंभों की बनी हुई छतरी है, ठीक है। चौखेला महल वो कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में, ठीक है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, पद्मा तालाब भी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में। पद्मला तालाब भी रणथंभौर में, जल जोर वाला। और पद्मसर तालाब कहाँ पे, ये मोस्ट क्वेश्चन है, यानी आपसे एग्जाम में पूछे ना, पद्मसर तालाब, पद्मसर तालाब वो भी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में। यानी पद्मसर तालाब की बात करें वो मेहरानगढ़, मामा भांजा की छतरी वो मेहरानगढ़ में, चौखेला महल भी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में। यानी मेहरानगढ़ किले से जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यानी मेहरानगढ़ किला कहाँ पे आपको बता देना है, जोधपुर में है, ठीक है। किसके द्वारा निर्माण किया था, राव जोधा के द्वारा। इसने रूडियार्ड किपलिंग में भी इसकी क्या की है, तारीफ की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जोधपुर के किस शासक ने को अकबर ने ज्वाई राजा की उपाधि दी थी, यानी जोधपुर के किस शासक ने अकबर ने ज्वाई राजा की उपाधि दी, तो आपको बता देना राव सूर सिंह को जोधपुर ने उपाधि दी थी, ठीक है। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान की कौन सी, अब हम कुछ बावड़ियों की बात करते हैं, ठीक है। यानी बावड़ियों की बात कर लेते हैं आज वाले क्वेश्चन, ठीक है। यानी दूध की बावड़ी कहाँ स्थित है, दूध की बावड़ी, आज हम बावड़ियों की बात कर लेते हैं कुछ, यानी आज वाली क्लास थोड़ी ऐसी रहेगी। यानी दूध की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो दूध की बावड़ी आपको याद रखना है माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। यानी माउंट आबू में, यानी दूध की बावड़ी कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। अगली बावड़ी की बात करते हैं, जो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए,
बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अब बूंदी की बावड़ी है जो बंजारों द्वारा निर्माण किए जाने वाली सबसे ज्यादा बावड़ी हमें, यानी बंजारों द्वारा निर्माण किए जाने वाली सबसे ज्यादा बावड़ी है, ठीक है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में, ठीक है। नौलक्खा सागर बूंदी में, और गुलाब बावड़ी वो भी बूंदी में। अब चांद बावड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में बार बार पूछता है चांद बावड़ी कहाँ पे है, चांद बावड़ी कहाँ पे है? तो अब्बानेरी दोसा में जो बावड़ी बनी है ना, वो कौन सी है? चांद बावड़ी है, ठीक है। यानी अब्बानेरी दोसा में जो बावड़ी बनी है ना, यानी जो दोसा में कौन सी है? अब्बानेरी दोसा में जो बावड़ी बनी है वो चांद बावड़ी है, ठीक है। अब बात करें नौलक्खा बावड़ी कहाँ पे है? नौलक्खा बावड़ी, यानी नौलक्खा बावड़ी कहाँ पे है? तो नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर में, ठीक है। तो आपको कुछ बावड़ियां दे रखी है, मेहरानगढ़ किले की बात कर लिया है हमने, कतरिया संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, उन सभी की बात कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको एक बार पढ़ना है। और आपको राजस्थान जीके में ना, राजस्थान जीके में इस प्रकार से क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारी ऐसे क्वेश्चन क्लास रहेगी, कल से हम राजस्थान जीके में आपको मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। कल आपको राजस्थान जीके में आभूषणों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी राजस्थान जी के कल हम स्टार्ट करेंगे लोक नृत्य और लोक देवी देवतियों से, वहां से स्टार्ट करते हैं। जिन जो लोक नृत्य उनके क्वेश्चन आए उनकी बात करेंगे, लोक त्योहार के अब सभी की वहां से क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज आपको मैंने जो संप्रदाय का एक क्वेश्चन बताया, एक किले का बताया और कुछ बावड़ियां बताई है, ठीक है। इनको आप बार बार देखना, बार बार पढ़ना, तो आपसे क्वेश्चन की अच्छी तरह से रिपीटेशन होगी जो, ठीक है। और पटवार एग्जाम में राजस्थान जीके को स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी हमने क्या कर दी है, समाप्त कर दिया। पॉलिटी के आगे वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अब राजस्थान जीके के जो पीछे एलएससी में पेपर आया ना, उसके आधार पर स्टार्ट करेंगे राजस्थान जीके का ट्रेंड, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे।